प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू F है और उस फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो S हो रहा है, तो उस केस में वर्क की वैल्यू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगी, जहां पर F वेक्टर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और S वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाता है। तो अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है, तो उस केस में वर्क डन की वैल्यू F वेक्टर डॉट S वेक्टर के बराबर होगी, जहां पर F वेक्टर जो है वो फोर्स वेक्टर है और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें देखना है कि अगर वेरिएबल फोर्स का केस है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो सपोज हम एज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो पोजीशन ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और पोजीशन बी तक जाता है। सपोज ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए पॉइंट पर वो एस ए के बराबर है और बी पॉइंट पर उसका डिस्प्लेसमेंट एस बी से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब इस केस में क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो ए पॉइंट पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू और बी पॉइंट पर लगने वाली फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इस लाइन के अलोंग हम लोग एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कंसिडर करेंगे, जिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगी, यानी बहुत स्मॉल वैल्यू होगी उसकी। तो उसको हमने यहाँ पर ds वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। ds वेक्टर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसकी की वैल्यू बहुत कम है या जो बहुत ही शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सपोज हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस पर लगने वाला जितना फोर्स इस पॉइंट पर है उतना ही फोर्स इस पॉइंट पर है। तो अगर हम फोर्स वेक्टर को F वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो चाहे हम इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू ले लें और चाहे हम इस पॉइंट पर ले लें, दोनों ही केस में फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये बहुत ही स्मॉल है। तो अगर हमें इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जाने में जो वर्क ये ऑब्जेक्ट पे हो रहा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग वर्क की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहां पर फोर्स की वैल्यू है F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट है ds वेक्टर। और यहां पर हमने इस फॉर्मूले को इसलिए यूज कर लिया है क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत कम होने की वजह से फोर्स की वैल्यू लगातार हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यहां पर यूज कर लिया है। इस पॉइंट को हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस पॉइंट को Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो P से लेकर के Q तक जाने वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ds वेक्टर, ये बहुत ही स्मॉल है। तो इसलिए P से लेके Q तक होने वाला वर्क जो होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसको हम लोग dw से यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर हमको वर्क डन फ्रॉम A टू B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, integration of dw will be equal to integration of f dot ds वेक्टर। ठीक है, यहां पर a पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू sa के बराबर है, तो यहां पर हम sa लिख लेते हैं और अपर लिमिट में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू sb है, तो यहां पर हम इसको sb से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से टोटल वर्क w की वैल्यू कितनी आ जाएगी? w विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds वेक्टर फ्रॉम पॉइंट SA टू SB। तो अगर फोर्स की वैल्यू वेरी करती है तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिएगा जिससे कि न्यूमेरिकल्स हम इजीली कर पाएं।
मैथमेटिक्स में आपने ऑलरेडी ये स्टडी कर लिया होगा कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है जिसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर रखा है, जहां पर x एक्सिस पर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी x को लिया हुआ है और y एक्सिस पे एक फिजिकल क्वांटिटी y को लिया हुआ है। तो अगर हमको इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगर ये ग्राफ सपोज ए पॉइंट से स्टार्ट होकर के बी पॉइंट तक जाता है और हमको अगर एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू निकालनी होती है, सपोज ये एरिया अंडर द कर्व है और इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा होती है, तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स के बराबर होता है, वाई इंटू डी एक्स, जहां पर वाई वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है और एक्स वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्स एक्सिस पे लिया गया है। तो सपोज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एस के साथ में। तो डिस्प्लेसमेंट एस को हम यहां लिख सकते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग जो है एफ यानी फोर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम इसको y को रिप्लेस करते हैं तो हम y को f से रिप्लेस कर देते हैं और x को s से रिप्लेस कर देते हैं, तो f इंटू ds हो जाएगा। तो एरिया अंडर द एफ एस ग्राफ विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि f डॉट ds जो होता है वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल फोर्स के केस में। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू जो है लगातार वेरिएबल बनी हुई है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। यहां पर फोर्स की वैल्यू इतनी होगी, इस पॉइंट पर इतनी होगी, और इसी तरह से हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जो है वो वेरी कर रही है। तो जो एरिया है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds को रिप्रेजेंट करता है, और एफ डॉट ds क्योंकि वर्क के बराबर होता है, तो हमेशा एफ एस के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसका एरिया वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। इक्वल टू W, which is the work done from point A to B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमें ग्राफिकली कैलकुलेट करना है वर्क की वैल्यू को, तो उस केस में हम सिंपली उस ग्राफ का एरिया निकाल करके वर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं।